नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रक्सौल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र पीएमसी बैंक का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रक्सौल से, जहां पर महाराष्ट्र पीएमसी बैंक का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। रक्सौल बॉर्डर से दलजीत सिंह बल को गिरफ्तार किया गया है। 2019 में 4,355 करोड़ का घोटाला किया गया था। नेपाल भागने की फिराक में आरोपी था। ये जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। नेपाल बॉर्डर से 200 मीटर पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमिग्रेशन विभाग ने ये गिरफ्तारी की है। मुंबई ईओडब्ल्यू की टीम आज रक्सौल पहुंचेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रक्सौल से, जहां पर दलजीत सिंह बल को गिरफ्तार किया गया है। रक्सौल बॉर्डर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र पीएमसी बैंक का ये मुख्य आरोपी है दलजीत सिंह बल, जो कि गिरफ्तार किया गया है। 2019 में 4,355 करोड़ का घोटाला किया गया था इसके द्वारा, और नेपाल भागने की फिराक में आरोपी था, जिस वक्त इसे नेपाल बॉर्डर से 200 मीटर पहले गिरफ्तार किया गया। वहीं देखिए, आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। आगामी 10 फरवरी को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बिहार समेत 25 राज्यों से आरजेडी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता खुद लालू प्रसाद यादव करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, यानी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर दी जाएगी। आरजेडी कार्यकर्ता जहां उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो जेडीयू ने इस पर जमकर निशाना बोला है। उधर दिल्ली से पटना लौटते ही तेजस्वी ने सरकार पर हमला बोला। विशेष राज्य के दर्जे पर बयानबाजी के बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार है। ऐसे में विशेष दर्जा किससे मांगा जा रहा है? विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है। जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तभी से। अभी तो डबल इंजन की सरकार, ये मांग किससे रहे और देने वाला कौन है? पहले ये हमको जवाब में दे दे कि देगा कौन विशेष राज्य का दर्जा। हम तो कई बार पहले से भी कहते रहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो आके नहीं देंगे, इन्हीं की सरकार है। और मांग किससे रहे? खुद भागीदार है सरकार में। वही देखिए, आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आगामी 10 फरवरी को पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बिहार समेत 25 राज्यों से आरजेडी कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव करेंगे। जानकारी मिल रही है कि इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी जो भी निर्णय लेते हैं वो सर्वोपरि होता है, और शीर्ष नेतृत्व इसके लिए है बैठे हुए। जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अभी तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से देखें हैं कि 2020 के चुनाव में सफलता मिला है, नए लोगों को काफ़ी ऊर्जा मिलता है तेजस्वी जी से। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अभी उनका जो भी आदेश होगा वो हम लोग पालन करेंगे। माने तो ऑलरेडी है, तेजस्वी जो है लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में पहले से ही मान्य हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। इसलिए वो तो जो सवाल है उसका जवाब तो पहले ही हो चुका है, कोई सवाल बनता नहीं है। बाकी लालू जी आने वाले हैं, लालू जी भी उसमें शिरकत करेंगे उस बैठक में। बाकी जो कार्यक्रम वगैरह है वो उसका डेट जो है उसी समय तय करके अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्या प्रोसेस होगा। अलग अलग तारीख जो है घोषित हो जाएगी। राजद मतलब क्या? एक फैमिली की पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ये चलती है। पिता गए, पुत्र आए, पुत्र गए, बहन आई, बहन गए, दामाद आया, यही इस पार्टी की परिपाटी रही है। आज अगर ये शब्दों का बांध चल रहा है या लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? आरजेडी उनकी पार्टी है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए या अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, इसमें जदयू और भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना। हम स्वागत करते हैं, बना दें तो अच्छी बात है।
और अब खबर खगड़िया से, जहां फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बलदौर थाना क्षेत्र के कंजरी गांव में रिकॉर्ड किया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के दबंग दिलखुश अपने दोस्त के साथ लौट रहा था। इसी दौरान बाइक से एक बकरी टकरा गई, जिसे लेकर गांव के लोगों और दिलखुश के बीच बहस होने लगी। इसके बाद उसने कट्टा निकाला और गांव वालों को धमकी देने लगा। साथ ही फायरिंग भी की। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। गोली चलाने वाला दिलखुश अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पागल वाला कौन करो की पागल वाला। और देखिए, गोपालगंज में यूरिया की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में अब भी यूरिया के लिए हाहाकार मचा है। किसान लगातार यूरिया के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। यूरिया नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों को जगह जगह हंगामा करना पड़ रहा है। किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि बिस्कोमान भवन के बाहर पिछले 3 दिनों से वो लाइन में खड़े हैं, लेकिन गोदाम में मौजूद कर्मी कुछ चुनिंदा लोगों को ही यूरिया खाद देकर गोदाम का शटर बंद कर देते हैं और बाद में उसकी कालाबाजारी की जाती है। वहीं कृषि पदाधिकारी का इस पर कहना है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेट से रैक आने की वजह से समस्या उत्पन्न हुई है। फरवरी महीने में यूरिया के लिए 16,000 मीट्रिक टन की डिमांड सरकार से की गई, लेकिन 13,000 मीट्रिक टन ही यूरिया मिला, जो डिमांड के 76% है। ऐसे में किसानों को धैर्य रखने की जरूरत है। वहीं छपरा के तरैया में किसान खाद के लिए सुबह 3 बजे से ही कतार में खड़े हो जाते हैं। फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए सर्दी के बावजूद ये लोग खाद के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं और खाद नहीं मिलने से किसान इस वक्त बेहद परेशान हैं। खाद लेने के लिए 3 बजे से खड़े हैं, तो क्या हुआ? लेकिन अभी तक नहीं मिला। कितना खाद चाहिए? 1 बोरा कम से कम चाहिए, मतलब अभी तो मिल जाता तो काम हो जाता। कितने बजे लाइन में खड़े हैं? आए कितने बजे लाइन में खड़े हैं? 3 बजे से खड़े हैं। 3 बजे सुबह से जी। और देखिए, बिहार में खाद की कमी का मुद्दा दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि वो खाद की कमी से परेशान किसानों की समस्याओं को संसद में उठाएंगे। उधर जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने भी कहा कि वो भी लोकसभा में किसानों का मुद्दा उठाएंगे। एक्चुअली खाद की समस्या पिछले दिनों भी थी, सरकार ने उसको पूरा किया था। पिछले दिनों हम लोग मिले थे माननीय मंत्री जी से और उनका ध्यान आकृष्ट करवाया था, तो तुरंत कार्रवाई किया था। और फिर इधर किल्लत हो गई है, किसानों को दिक्कत हो रही है और ख़ासतौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्र हैं। तो निश्चित तौर पर आज ही मैं कोशिश करूँगा कि माननीय मंत्री जी से पुनः उनका ध्यान आकृष्ट कराएं, ताकि तत्काल कार्रवाई करके वहाँ किसानों को जो दिक्कत हो रही है खाद का किल्लत, उसे न सिर्फ पटना का बल्कि पूरे बिहार में एक किल्लत है, उसको दूर करने का काम करेगी सरकार। फसल बर्बाद हो रहा है, किसान रोड पे हैं, किसान त्राही कर रहे हैं। किसानों का रोज संवाद आ रहा है, रोज सभी तरफ से फ़ोन आ रहा है कि हम लोगों को यूरिया का सुविधा कराइए। और यूरिया का जो कोटा है वो पूरा नहीं मिल पाने से आज किसान त्रस्त है, परेशान है। इसलिए किसानों की यह बड़ी समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि सदन के माध्यम से भी और माननीय मंत्री जी से भी मिलकर इस बात को गंभीरता से रखें, ताकि किसानों की समस्या का निदान हो सके, किसानों को खाद मिल सके। और देखिए, गोपालगंज में मंदिर चोरों के निशाने पर है। चोरों ने राम जानकी मंदिर में रखी हुई प्राचीन काल की बेशकीमती मूर्तियां पर हाथ साफ कर दिया। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भटवलिया राम जानकी मंदिर की है। मंदिर में चोरी की खबर मिलते ही इलाके के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मंदिर से चोरी की गई दोनों राम जानकी की मूर्ति अष्ट धातु से बनी थी। फिलहाल पुलिस मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है और जांच में जुट गई है। घटना मंदिर बंद रहा, एगो दरवाजा जौन की ना लागत रहा, वही दरवाजा से ये घटना भइल बटे।
मैंने यहाँ सुबह तो देखनी है तो देखते कि राम जानकी की मूर्ति नहीं है। हाँ मूर्ति चोरी भइल बा। 2 मूर्ति चोरी भइल बा। सबरे पता लागल है कि ये मंदिर के मूर्ति चोरी हो गई बा। बहुत पुरान मूर्ति रहल है, बहुत दिन से मंदिर, बहुत पुराना मंदिर बा। एकरा के बनाओ खतरा हमनी के पूरा एड़ी चुटी लगले बन से कुछ बनत रहो। बहुत मेहनत करके प्लास्टरा जंगला चौकट ना लागल है, लेकिन रात पता लगल है, सवेरे पता लागल है कि ये रात के मूर्ति चोरी हो गई बा। वहीं भोजपुर में बालू को लेकर फिर फायरिंग की गई है। अपराधियों ने बालू घाट की सुरक्षा में तैनात नाइट गार्ड को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। हमले में जख्मी गार्ड को इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल आरा में भर्ती कराया गया है। घटना संदेश थाना के सारिकपुर बचरी की बताई जा रही है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने बालू घाट की सुरक्षा में तैनात गार्ड रविंद्र सिंह के पैर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोलीबारी के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। घटना की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जख्मी गार्ड की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और सासाराम में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां बेखौफ अपराधियों ने दरिगांव थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। अपराधियों ने थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार की हथेली में गोली मारी है। घायल थानाध्यक्ष को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि धनकी जामुन के पास कुछ अपराधी ट्रकों से लूटपाट कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर जब पुलिस की टीम धुनकी मोड़ पर पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई और इसी दौरान गोली थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार की हथेली में लग गई। इस वारदात के बाद एक अपाचे बाइक छोड़कर तीनों अपराधी फरार हो चुके हैं। मौके पर एसडीपीओ की अगुवाई में पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और घटना की जांच में जुट गई है। अभी वो ट्रामा सेंटर बनारस भेजा गया है, उनको फर्स्ट एड यहाँ करके सदर हॉस्पिटल से भेजा गया है। हाथ में थोड़ा सा स्टिच करने के लिए वहाँ पर भेजा गया है। कौन सी जगह घटना है? आपराधिक वारदात था क्या था यहाँ? कुछ आपराधिक वगैरह था यहाँ? हाँ, आपराधिक वारदात ही थी। लूटपाट की सूचना थी कि किसी लूटपाट कर रहा है, इसी पर आया था। एक अपाची मोटरसाइकिल भी मिली है अपराधियों की। कितने की संख्या अपराधी से कुछ पता चला है? 3 की संख्या में। वहीं देखिए, कटिहार में करीब 40 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया गया है। 14 चक्का वाली ट्रक में बांस के नीचे शराब को छुपाकर तस्करी की जा रही थी। तो कटिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 40 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया गया। ट्रक पर बांस के नीचे शराब की तस्करी की जा रही थी। असम से ये शराब की खेप लाई जा रही थी, जो इस वक्त जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कुर्सेला थाना पुलिस ने NH 31 के पास शराब से लदे ट्रक को अपने कब्जे में लिया और ट्रक के चालक और खलासी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि असम से खगड़िया में शराब को खपाने का प्लान बना था। और पटना में एक तरफ जहां वेंडिंग जोन की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जहां बना है वो भी पार्किंग स्थल में तब्दील है। पटना के अंटा घाट पर बने वेंडिंग जोन की तस्वीर चौंकाने वाली है। देखिए संवाददाता रवीश नारायण की रिपोर्ट। एक तरफ पटना में वेंडिंग जोन की समस्या है, जहां पे वेंडिंग जोन की कमी है और लोग सड़कों पर यहाँ पे बाजार लगाते हैं, जिससे सड़कें जाम रहती हैं। और लेकिन एक दूसरी स्थिति जो है हम आपको दिखाते हैं कि पटना का ये अंटा घाट है, जहाँ पे ये वेंडिंग जोन है। और लेकिन वेंडिंग जोन की स्थिति जो है वो क्या है, वो हम आपको ज़रा दिखाते हैं कि ये अब ज़रा देखिए कि ये है अंटा घाट का वेंडिंग जोन। और वेंडिंग जोन की ये देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे एक भी जो दुकान है वो आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे वैसे तमाम लोगों के लिए, जो हॉकर्स हैं उनके लिए ये बनाया गया था वेंडिंग जोन, लेकिन देखिए ये सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पे वेंडिंग जोन में एक भी दुकानें नहीं लगती है और यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ लगती हैं। यहाँ पे ये पूरी पार्किंग जो स्थल है उसमें तब्दील हो गई है। और यहाँ पे ज़रा सोचिए कि यहाँ पे वेंडिंग जोन सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वेंडिंग जोन बनाने से दुकानें जो है यहाँ लगेंगी और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खाली रहेगी, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा स्थिति देखिए
कि किस कदर जो है ये वेंडिंग जोन में सन्नाटा पस रहा है। वो अंदर नहीं बिकता है सौदा। अच्छा, अंदर नहीं बिकता है, में छोटा जगह है, पूरी कोई भी नहीं लगाता इसमें। नहीं, अच्छा, आधा बाहर आता है आधा भीतर आता है। मुश्किल तो है ही सर, गाड़ी भी लगाने में बहुत दिक्कत होती है आदमी को। अंदर अगर जाएगा तो अगर ये लगेगा दुकान तो अंदर जाएगा ही कस्टमर, और अंदर दुकान नहीं लग रहा तो नहीं जा रहा है, रोड पे ही है, बहुत कंजेस्टेड है। हाँ, पटना से रविएश नारायण की रिपोर्ट। वहीं देखिए 7 फरवरी से बिहार के स्कूल खुल सकते हैं, जिसके बाद क्लास लगेगी और परीक्षा भी कराई जाएगी। स्कूलों में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। क्लासरूम का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और साथ ही यहां पर जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन भी कराया जाए, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। बिहार में 7 फरवरी से स्कूल खोले जाने को लेकर जहां तैयारी शुरू हो गई है, वहीं प्री बोर्ड, एनुअल एग्जाम और बोर्ड परीक्षा कराना स्कूल के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में राजधानी पटना के स्कूलों में क्या तैयारी है क्लासेस को लेकर और एग्जाम को लेकर, हम पहुंचे हैं पटना के बीडी पब्लिक स्कूल में, जहां पर लगातार जो शिक्षक हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। मैडम, 7 फरवरी से सरकार जो है स्कूल खोलने की तैयारी में है, ऐसे में उसके साथ साथ आप लोगों के लिए क्लास के बाद परीक्षा लेना एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ, चुनौती जब से कोरोना शुरू हुआ है, चुनौतियां तो हमारे सामने हमेशा से खड़ी रही हैं और हम लोग उस पर खड़े भी उतरे हैं। अभी परीक्षाएं हमें लेनी है, चूँकि बच्चे काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं आ रहे हैं, परीक्षाएं भी लेनी है और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना। परीक्षाएं लेनी है हमें, खासकर 10th और 12th का प्री बोर्ड जो शेड्यूल हमारा दिया हुआ था, उससे वो शेड्यूल हम लोग फॉलो नहीं कर पाए इस लॉकडाउन के चलते। देखिए कि सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है, क्योंकि स्कूल खोले जाने को लेकर जहां सरकार तैयार है, वहीं स्कूल प्रशासन भी सूचना मिलने के बाद तैयारी में जुट गया है। और निश्चित रूप से ना सिर्फ ऑफलाइन क्लास ली जाएगी, बल्कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन की भी तैयारी चल रही है। चाहे क्लास 1 की बात करें या फिर 10th की बात करें, प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन भी लेना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन स्कूल प्रशासन उस चुनौतियों को कहीं ना कहीं निपटने के लिए तैयार है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं देखिए सहरसा और खगड़िया की सीमा तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए जल्द ही एक पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा। राजनपुर घोगसम घाट पर बने चचरी पुल का निरीक्षण खुद जिलाधिकारी ने किया और पीपा पुल बनाने का भरोसा दिया। अगर पीपा पुल का निर्माण यहां होता है तो सहरसा, खगड़िया और दरभंगा का बाजार यहां से जुड़ जाएगा और जो लोगों के लिए एक सुलभ व्यवस्था बन जाएगी। तो देखिए कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी नदी के उस पार रह रही है, जिसका मात्र ये साधन चचरी पुल है, जिस पे साइकिल से या मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। कहीं किसी को उधर ज़्यादा बड़ी समस्या हो, जिसको गाड़ी से लाने की आवश्यकता हो, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आवागमन का एक उपयुक्त साधन नहीं होना एक प्रथम दृष्टता ये दिखा। उसके बाद अपनी टीम को ऑर्डर किए। हमारी सिमरी बख्तियारपुर की एसडीएम महोदया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसीडी, फ्लड डिवीज़न और पुल निर्माण के हमारे इंजीनियर्स, इन सभी को आदेश दिया गया और ये लोगों ने पूरी टीम वर्क बहुत अच्छे से किया है। मात्र 24 घंटे के टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी एक एनालिसिस की है। बहुत जल्दी रिपोर्ट सबमिट होगी और हम लोग इसको विभाग को अवगत कराएंगे, ताकि जल्द से जल्द अगर हो सके तो जन कल्याण में एक पीपा पुल का निर्माण यहाँ पे हो सके। और कटिहार में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शरणार्थी बाहुल्य बर्मा कॉलोनी में जमीन के रसीद को लेकर लोगों की परेशानी की खबर न्यूज़ 18 पर दिखाई गई थी। इस खबर पर सीओ ने अंचल इंस्पेक्टर को आदेश जारी किया है और 3 दिनों के अंदर शरणार्थी के रूप में आए परिवारों के जीवित व्यक्तियों को जमीन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया। सीओ ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर पूरे मामले पर जल्द जांच करवाकर समस्या के समाधान की कोशिश की जाएगी। उन्होंने अंचल कार्यालय की ओर से किसी से भी रिश्वत मांगने की बात को खारिज कर दिया है। कर्मचारी हैं, प्रभार प्राप्त किए हैं, उनको निर्देशित कार्यालय के पत्रांक के द्वारा किए हैं। इस पत्र के द्वारा, ये पत्रांक 284/1/2/22 के द्वारा, कि आप जितने बर्मा कॉलोनी में जिनका खतियान बन गया, जमीन तो सर्वे है पुनर्वास विभाग के नाम पर, राजस्व पुनर्वास विभाग के नाम पर, तो उनको निर्देशित किया गया कि जो खतियान उन लोगों के नाम पर बना है बर्मा लाभार्थी का, तो उसके जो जीवित हैं उनके नाम पर प्रस्ताव दें लगान निर्धारण का, ताकि उनके पक्ष में रसीद कटे और सरकार को कुछ राजस्व की प्राप्ति हो। और कर्मचारी को व्यक्तिगत भी रूप से हमने कहा इसमें अपनी व्यक्तिगत रुचि लेके हमको 3 दिनों के अंदर प्रस्ताव दें।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।